थोड़ा सा आवाज़ को चेक करें आप लोग। आज सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। थोड़ा सा आज सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। 9 से 10 बजे जो ऑब्जेक्टिव अपन सॉल्व कर रहे थे, उन्हीं ऑब्जेक्टिवों को आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 10 से 11 की जो MPG की क्लास थी वो अपन कल ही लेंगे, क्योंकि आज देखना चाह रहे थे कि कहीं सर्वर में कोई दोबारा से तो दिक्कत नहीं आ रही है। इस वजह से मैं आज ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर के आया हूँ आपका। और 7 से 8 अपनी जो क्लास रहेगी वो साइंस की क्लास एप्लीकेशन पर ही रहेगी। गुड इवनिंग अंकित, अंकिता, अजयपाल, कुलदीप, रोहित, अंशुल, जल्दी से जल्दी जुड़ें आप लोग, टाइम हो चुका है अपना। और यहीं पर मैंने ये ऑब्जेक्टिव छोड़ा था आपको, बहुचर्चित बबल बेबी रोग, ये मैंने कराया था आपको उस दिन। बस इसी से अपन आज आगे बढ़ेंगे, बहुचर्चित बबल बेबी रोग से ही। गुड इवनिंग साक्षी। ये प्रश्न था आपका यहाँ पर, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्यों, ये अपन ने सॉल्व किया था उस दिन, ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा सा सॉल्व किया था। ये पानी के बुलबुले के कारण होता है, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। बताइए ज़रा जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। सोनिया गुड इवनिंग, रंजीत गुड इवनिंग, आप जवाब दीजिएगा ज़रा, अब क्लास चालू कर रहे हैं अपन। हाँ सही आंसर आपका 111 का आंसर सी आंसर है, क्योंकि इसे क्या है, प्लास्टिक का एक बबल टाइप का होता है, उस बबल के अंदर बच्चे को रख करके फिर उसका उपचार किया जाता है। आप लोगों को याद है। संजय जय हिंद, ठीक है, ये मैंने स्लाइड दिखा दी थी आप लोगों को, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए यहीं से उठाया था, जैसे आपको समस्या ना रहे। तो ये इस तरीके की रहती है, ये आपकी इस तरीके का ये बबल रहता है, इस बबल के अंदर इनका इलाज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपन। आप ये वाला भी मैंने दिखाया था आपको, है ना, इसके आगे का है। अब नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया, एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपका, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है, पहला आंसर है आपका। दूसरा, स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। तीसरा है, पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्रियों में होता है। पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। वाहन का मतलब होता है कैरियर, ले जाने का काम। तो इसमें से वाहक, वाहन को अपन वाहक भी कह सकते हैं, कैरियर भी कह सकते हैं। तो इनमें से एक तो ले जाने का काम करता है और प्रभावित दूसरा होता है। अब आपको जवाब देना है, इसमें ले जाने का काम कौन करेगा। वंदना गुड इवनिंग, आप इनमें से बताइएगा जरा, इनमें से ले जाने का काम कौन करता है और स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, वर्षा का जवाब है इसमें, स्त्रियां करती हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक का मतलब होता है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला बीमारी, और ये जीन आधारित होती है। एक्चुअल में आनुवांशिक जो बीमारियां होंगी वो जीन पर आधारित होंगी आपकी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं। तो इनमें से हीमोफीलिया जो बीमारी है आपकी, और एक और बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। दोनों बीमारियों को एक साथ में याद करें, दोनों बीमारियां बिल्कुल सेम है, दोनों की दोनों ही आनुवांशिक हैं आपकी, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, और दोनों में ही बहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट किस में होता है, पुरुषों में होता है। आंसर आपका कौन सा सही है, बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर। स्त्रियां करती हैं और प्रकट किस में होता है, पुरुषों में। यानी स्त्रियां इससे प्रभावित कम होती हैं, पुरुष इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। महिलाएं केवल वाहक का काम करती हैं। ओके, चलिए, ये इस तरीके का। और हाँ, ये जो हीमोफीलिया है ना, इसे रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल डिसीज का मतलब होता है शाही बीमारी।
रॉयल माने शाही लोग होते हैं, डिसीज माने बीमारी है। रॉयल डिसीज इसलिए कहा जाता है इस बीमारी को क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी जो थी आपकी, उनके खानदान में ये बीमारी थी आपकी। ब्रिटेन की जो महारानी हैं उनके खानदान में बीमारी थी, इसलिए इस बीमारी को अपन रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये बीमारी आपकी कैसी है, रॉयल डिसीज है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है शिवांगी। इसका आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। स्त्रियां वाहक होती हैं और पुरुषों में यह प्रकट होता है। इस बीमारी को रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता। यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कट लग जाता है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये है इस बीमारी में, इसलिए कटने से बचना चाहिए। यहाँ पर ये एक्स पर आधारित है। यदि जीन पूछा जाएगा आपका ये किस क्रोमोसोम पर आधारित है या इसका जीन किस क्रोमोसोम पर रहता है, तो अपन जानते हैं क्रोमोसोम 2 होते हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो ये केवल एक्स पर रहता है आपका, किस पर रहता है, एक्स पर। हाँ विक्टोरिया है, बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न है आपका, अधि रक्तस्राव है। अधि रक्तस्राव है, अधि रक्तस्राव एक जीवाणु घटित रोग है। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया है। दूसरा एक प्रदूषण घटित रोग है। तीसरा विषाणु घटित रोग है। चौथा आनुवांशिक विकार है। अधि रक्तस्राव है, ये हिंदी में लिख दिया उन्होंने अधि रक्तस्राव, ठीक है ना। अंग्रेजी वाला वर्जन आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा हीमोफीलिया। अधि रक्तस्राव का मतलब एक तरीके से हीमोफीलिया है। तो बताइए एक जीवाणु घटित रोग है या एक प्रदूषण घटित रोग है या विषाणु घटित रोग है या आनुवांशिक विकार है। आप बताइए जरा जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिएगा कि ये क्या है आपका अधि रक्तस्राव। हाँ साक्षी का जवाब है ये आनुवांशिक विकार है, क्योंकि ये सीधा सीधा क्या हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया है तो आपका आंसर होगा मानसिंग। मानसिंग ये प्रदूषण घटित रोग नहीं होता, अधि रक्तस्राव प्रदूषण के कारण से अधि रक्तस्राव नहीं होता। अधि रक्तस्राव को अपन इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो ये हीमोफीलिया है। ये आपका अधि रक्तस्राव वास्तव में क्या है, आपका हीमोफीलिया है आपका। तो ये हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये है आपका हीमोफीलिया। अधि रक्तस्राव यानी हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया क्या होता है आप जानते ही हैं, हीमोफीलिया भी अपन ने पढ़ा था। तो ये हीमोफीलिया क्या है आपका, आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक बीमारी है आपकी, ठीक है संजय। मानसिक सुधार लेना जरा, उसको ध्यान रखना आप, है ना। गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर अपन गलतियाँ करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपको याद रहेगा कि अपन ने कहाँ पर टोका था। इसी वजह से मैं ये ऑब्जेक्टिव आपको लगातार सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है। लिंग सहलग्न आनुवांशिक बीमारी तो है लेकिन वो कैसी है, लिंग सहलग्न है। लिंग सहलग्न का मतलब होगा सेक्स लिंकेज वाली आपकी, यानी जीन पर आधारित है जो आपकी। तो ये रॉयल हीमोफीलिया है, ये टे सेक्स रोग है, यह पुटी तंतुमय रोग है, यह हाइपरटेंशन रोग है। कौन सी है आपकी बीमारी, जीन आधारित। लिंग सहलग्न का मतलब होता है जीन आधारित बीमारी। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर इसका निकाल लेंगे आप लोग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है। ये 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से आप लोगों को जवाब देना है। डॉली, वर्षा, कुलदीप, अजय, इन 4 लोगों के जवाब आए हैं अभी, और इन सब का आंसर है रॉयल हीमोफीलिया। इन चारों का जवाब क्या है, रॉयल हीमोफीलिया। पूनम, एकता, संजय, पुष्पेंद्र, सभी ये राहुल थोड़ा ध्यान रखना, राहुल टे सेक्स रोग नहीं है ये आपका, ठीक है ना। ये रॉयल हीमोफीलिया बीमारी है। ये एक्स जीन पर आपका जो क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, उस पर ये जीन पाया जाता है। तो इसलिए आंसर अपना कौन सा होगा यहाँ पर, ये हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कहे आपसे, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। दूसरा आपका हीमोफीलिया, ये दोनों के दोनों ही लिंग सहलग्न रोग हैं आपके। ये दोनों ही बीमारियां कैसी हैं, लिंग सहलग्न। रॉयल डिसीज क्यों कह रहे हैं अपन, तो ये ब्रिटेन की शाही खानदान में है इसलिए। तो आंसर होगा पहला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। दोबारा से फिर रिपीट हो गया आपका यही कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी या रक्त का स्कंदन न होना।
क्या आंसर होगा? रक्त का स्कंदन न होना। तो आप 4 जवाब में से बताइएगा जरा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है आपका, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है आपका हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी, रक्त का स्कंदन न होना। जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, विकार वाली बीमारी है जो उत्पन्न करता है, यानी हीमोफीलिया में क्या होता है आपका? तो हीमोग्लोबिन स्तर में कमी होती है, या रूमेटी हृदय रोग होता है, या WBC में कमी आती है, या फिर आपकी रक्त का स्कंदन नहीं होता। जवाब दीजिएगा जरा जल्दी से। अंशुल का जवाब है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी। जरा जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। जवाब दें जरा जल्दी। क्या आंसर होगा? रक्त का स्कंदन न होना, बिल्कुल सही है। इसका जवाब क्या होगा? रक्त का स्कंदन नहीं होता है इसमें, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। सभी लोगों का जवाब सही है, बिल्कुल सही है ये। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी लगातार क्या होता है आपका इस चीज़ में ब्लड बाहर निकलता रहता है। और हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, यानी एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया रोग। दूसरा रूमेटी हृदय, ये क्या होता है आपका? रूमेटी हृदय, तो जो आपके वाल्व होते हैं ना, हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, उस हार्ट के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व 2 प्रकार के होते हैं, वाल्व तो कई हैं लेकिन 2 स्पेशल हैं। एक वाल्व होता है आपका सेमिल्यूनर वाल्व, जिसमें से आपके ट्राइकस्पिड होते हैं, और एक होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो जो वाल्व है आपके, उन वाल्वों में खराबी आ जाना, जैसे ये दिखा रहा हूँ आपको, ये वाल्व है आपके जहाँ से ब्लड निकलता है, तो ये नॉर्मल मिट्रल वाल्व है आपका, और ये आपका रूमेटिक वाल्व है, यानी इस वाल्व में खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पाता। तो ये रूमेटी हृदय रोग में वाल्व आपकी क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और WBC में कमी, ये तो आप जानते ही हैं, वाइट ब्लड सेल ये कम हो जाती है आपकी। ओके, सुबह क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि आज सर्वर डाउन था। काफ़ी कोशिश की थी लेकिन सर्वर नहीं आ रहा था, इस वजह से ये सुबह क्लास दोनों ही नहीं हो पाई थी। ना तो MP GK की क्लास हुई थी ऐप पर, और ना आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्लास हो पाई थी। कल तो रहेंगी आपकी, सर्वर की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, काफ़ी कोशिश की तो हो नहीं पाया। इसी वजह से आज मैं आप लोगों को 6 से 7 बजे आ गया था कि जैसे आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाए, और MP GK की क्लास अपनी कल के ही टाइम पर रहेगी। ठीक है, ओके पुष्पेंद्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ये गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हो चुका है अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। आप जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या पेचिस? बिल्कुल सही है। सब लोगों, जितने 4-5 लोग जो हैं जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर सबका सही है। बिल्कुल, ये हीमोफीलिया बिल्कुल सही है आपका जवाब, किसी का भी जवाब गलत नहीं है। बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, इसका मतलब ये होता है, आनुवांशिक अव्यवस्था का मतलब यहाँ पर क्या? आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इन ये जो दिए हैं आपके 4, इन 4 में से कौन सी बीमारी है जो आनुवांशिक नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता? बताइएगा जरा। इनमें से कौन सी बीमारी है जो आपकी आनुवांशिक नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता? दात्र कोशिका जो अरक्तता है ना, इसे अपन सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। बताइएगा जरा, मैं इसकी हिंदी कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? इसका मतलब आनुवांशिक बीमारी नहीं है। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम है,
नंबर 2 हीमोफीलिया है, तीसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और चौथा है सिकल सेल एनीमिया। चौथा कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। बताइए इनमें से कौन सी बीमारी आपकी आनुवंशिक नहीं है? अधिकांश लोगों ने जो आंसर दिया है वो सिकल सेल एनीमिया दिया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। इसमें क्या होता है, जो आपका आरबीसी है वो आरबीसी हसिया के आकार की हो जाती है, यानी आपकी जो आरबीसी है गोल होती है और यहाँ पर आरबीसी गोल न होते हुए इस बीमारी में कैसी हो जाती है? हसिया। हसिया तो जानते हैं ना अपन लोग, जो सब्जी वगैरह काटते हैं, है ना, सरसों वगैरह की भाजी वगैरह काटते हैं, उसको अपन हसिया कहते हैं। तो बिल्कुल हसिया जैसी हो जाती है और ये बीमारी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और ख़ास तौर से नीग्रो प्रजाति में। नीग्रो प्रजाति के जो लोग हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं और वहाँ पर ये बीमारी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी आनुवंशिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। हीमोफीलिया तो आपकी आनुवंशिक है ही, और ये डाउन सिंड्रोम भी आपका क्या आनुवंशिक है। इनमें से आंसर होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बीमारी आपकी आनुवंशिक नहीं है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा आपका? आंसर होगा सी। ये याद कर लो इसको, आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? सी आंसर होगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है, ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। तो ये आंसर इसमें कौन सा है? सी है। आंसर कौन सा है? सी। ये देख लीजिएगा जरा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है, पहले अब इसको भी समझ लो। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आपकी पाचन नलिका जिसमें से होती है आपकी दो भागों में बांटते हैं, एक छोटी इंटेस्टाइन और एक बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर होती है आपकी ये वाली, इस तरीके के इसमें इन्फेक्शन हो जाती हैं। ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके का जो इन्फेक्शन है, ये वाला इन्फेक्शन कहलाता है आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ये आनुवंशिक नहीं है, ये बीमारी आनुवंशिक नहीं है। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना, ये आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपका, इस तरीके से होता है। ये आपका पेट में दर्द होता है, इस तरीके के सिस्ट टाइप की निकल आती हैं आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। ठीक है, और इन बीमारियों को तो आप जानते ही हैं, अन्य के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ये आपकी सिकल सेल एनीमिया जिसकी बात कर रहे थे अपन, ये वाली बीमारी, ये वास्तव में देखा जाए आरबीसी आपकी इस तरीके की होती है, लेकिन नीग्रो प्रजाति के जो लोग हैं उनमें आरबीसी इस तरीके की हसिया के आकार की हो जाती है, जिससे इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा जब इसमें कम होती है तो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और यह एक आनुवंशिक बीमारी है और ये स्पेशल पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में नीग्रो प्रजाति के लोगों में। देखिए ये है नीग्रो प्रजाति के लोग, अफ्रीका महाद्वीप में नीग्रो प्रजाति के लोग हैं। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब और दीजिएगा आप लोग, ये है क्या नीग्रो प्रजाति के जो लोग हैं यानी जो आदिवासी हैं भारत में आपको कहाँ मिलेंगे? इस प्रकार के प्रजाति तत्व भारत में आपको कहाँ मिलेंगे? जरा जवाब दीजिएगा आप लोग। नीग्रो प्रजाति के जो तत्व हैं वो भारत में कहाँ मिलेंगे? आकाश, ऑफलाइन कोचिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी, अभी केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। भारत सरकार ने ऑफलाइन क्लासेस को चालू करने के लिए कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं की है। यदि अपन इसको चलाते भी हैं और कहीं खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी हो गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, उसके तहत कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए अच्छा है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को यदि बेहतर बनाना है तो घर में रह करके ही आप अपनी स्टडी करें। भारत सरकार जैसे ही आपकी गाइडलाइन जारी करेगी वैसे ही अपन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो रेगुलर अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलेंगी, ये अब बंद नहीं होंगी। तो यदि आप चाहें तो ऑनलाइन के लिए जुड़ जाएं। ऑनलाइन में ज़्यादा बेहतर विकल्प है, आप जब चाहो तब पढ़ सकती है, सबसे बढ़िया विशेषता इसकी। दूसरे नंबर पे पैसा भी कम लगता है इसमें ऑनलाइन क्लासेस में। तीसरा जो सबसे बढ़िया फ़ायदा है इसमें कि यदि आपकी क्लास कोई मिस हो गई है दोबारा से आप देख सकते हो, इसमें कोई भी चीज़ पूछ सकते हो आप, तो सब बेहतर विकल्प है आपके। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सेफ बने रहेंगे। नागालैंड में नहीं है, भूपेंद्र अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, कुलदीप अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना, भारत में ये प्रश्न आया है आपका ऑब्जेक्टिव में, भारत में नीग्रो प्रजाति के तत्व कहाँ मिलेंगे, या नीग्रो प्रजाति के लक्षण कहाँ मिलेंगे, या नीग्रो प्रजाति के व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? तो आंसर होगा जो अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं उनमें नीग्रो प्रजाति तत्व पाए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? अंडमान निकोबार।
तो आंसर आपका अंडमान निकोबार है, ये ध्यान रखिएगा जरा। अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने 4-5 लोगों ने बताया है अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। अच्छा, एक करंट का प्रश्न और है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा करंट का प्रश्न है और साइंस से रिलेटिव है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। चाहो तो आप नोट भी कर लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। और वो प्रश्न ये है आपका, क्या भारत सरकार खाद्य तेलों में बदलाव कर रही है? जो तेल मार्केट से अपन खरीद करके लाते हैं उन खाद्य तेलों में बदलाव करने का निर्णय भारत सरकार कर रही है, क्योंकि खाद्य तेलों में बदलाव करके भारत सरकार आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाह रही है कोरोना के लिए, क्योंकि अभी कोरोना की कोई दवाई ईजाद नहीं हुई है, वैक्सीन अपने पास में अभी बन करके नहीं आई है, तो केवल एक ही विकल्प बचता है और वो विकल्प है कि यदि अपन इम्यूनिटी पावर को अच्छा कर लेते हैं तो कोरोना के इन्फेक्शन से बच जाएंगे। उसके लिए भारत सरकार ने खान पान में बदलाव करने का निर्णय लिया है और ख़ास तौर से खाद्य तेलों में एक गाइडलाइंस जारी करने वाली है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। उस गाइडलाइंस में विटामिन ए और विटामिन डी मिलाना अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन डी ये दो ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए किस देश की सरकार अपने खाद्य तेलों में विटामिनों की मात्रा को बढ़ा रही है? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार। एक प्रश्न और बन जाएगा आपका यहीं से, क्या बताइए कौन से विटामिन मिलाए जा रहे हैं? तो विटामिन ए मिलाया जा रहा है और विटामिन डी मिलाया जा रहा है। इम्यूनिटी पावर को कौन बूस्ट करता है? तो विटामिन ए और डी करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप चाहो तो लिख लीजिएगा, भारत सरकार खाद्य तेलों में विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा निर्धारित कर रही है। विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा निर्धारित कर रही है, जिससे इम्यूनिटी पावर अच्छी हो सके। और यहाँ से ये भी पता चल जाता है अपन को कि विटामिन ए और डी से आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये करंट का प्रश्न था। और ये आपको मालूम होगा एक और करंट का घटनाक्रम चल रहा है, अजरबैजान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आर्मीनियाई का नाम सुना होगा। अजरबैजान आर्मीनियाई में दोनों देशों में लड़ाई चालू हो गई है आपकी, ठीक है ना, युद्ध हो गया है। किसी दिन मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा एक आध दिन में ही, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की ओर अपन बढ़ रहे हैं अब। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक जीव के संपूर्ण सजीव का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था। यानी एक जीव है उसका अपन ने जीन है, जो जीन का पूरा अपन ने रेखा बायोडाटा तैयार कर लिया है। तो कौन सा जीव है जिसका पूरा का पूरा बायोडाटा अपने पास में तैयार हो गया है? फिश के लिवर में पाया जाता है विटामिन ए और डी, बिल्कुल सही है अंशुल। और ये भी ध्यान रखना है अंशुल अपन को कि जो शार्क वाला होता है शार्क, उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो कॉड वाली है, कॉड ड शब्द आ रहा है, तो उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों को भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो एक जीव के संपूर्ण सजीव का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव है रंजक हीम या ईस्ट मानव प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। बताएं जरा। पवन का जवाब है रंजकहीन मूसक, मूसक माने चूहा, एल्बिनिज्म वाला चूहा जिसमें रंग नहीं पाया जाता। ईस्ट है आपका, अगला है मनुष्य है और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है। बताएं जरा। साक्षी का जवाब है इसमें मानव, वर्षा का जवाब है इसमें प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, जितेंद्र का भी जवाब प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, भूपेंद्र मानव। और बताइए जरा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, एग्जाम में आया है जी आपका, एकता प्लाज्मोडियम। और बताए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में आ चुका है आपका। ध्यान रखना जरा, एक जीव के संपूर्ण सजीव जीनों का संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वो जीव है आपका ईस्ट। आंसर कौन सा होगा? ईस्ट। आंसर संजय ईस्ट है। तालिब ईस्ट आंसर आपका, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स आंसर नहीं है, मानव नहीं है, चूहा भी नहीं है। आंसर कौन सा? ईस्ट। ईस्ट माने क्या होता है? ईस्ट को अपन खमीर को कहते हैं। खमीर जो होता है ना, जैसे जलेबी बनाई जाती हैं, याद आ रहा होगा है ना, तो उसी को कहते हैं अपन ईस्ट कहते हैं। और इसका फर्मेंटेशन सबसे पहले जिसने किया था वो आपके लुई पाश्चर थे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में आप ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जलेबी बनाने में करते हैं, इडली डोसा बनाने में करते हैं, इन सब में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो जो ईस्ट है आपका, उसके जीन की डिकोड किया जा चुका है, वो किस तरीके से बनता है, क्या क्या होता है, उस सब का अपन को मालूम है। तो आंसर क्या होगा? ये इस तरीके का होता है ये खमीर आपका, ठीक है ना, ये ईस्ट है आपका। हाँ, ईस्ट का इस्तेमाल अपन फर्मेंटेशन में करते हैं।
है ना। और ये देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक दिखा रहा हूँ आपको, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इस तरीके के ये होते हैं आपके ईस्ट। हाँ पिज्जा में होता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ढोकला में भी होता है, ढोकला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कुछ कथन है आपके, खासतौर से आपके 3 कथन है, इन 3 कथनों पर अपन को विचार करना है, उसके आधार पर जवाब देना है। पहला है डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजुआ रोग है। पहला प्रश्न है आपका, पहला लक्ष्य कथन पर विचार करना है, जो डेंगू है मच्छर द्वारा होता है और प्रोटोजुआ वाला रोग है। दूसरा है प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, मतलब नेत्र गुहा में जो आंखें होती हैं उनमें यदि पीड़ा हो रही है तो डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा है त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, यानी नाक से यदि ब्लड निकल रहा है तो ये डेंगू का लक्षण है आपका। अब इन तीनों में से आपका कौन सा लक्षण सही है? हाँ ब्रेड बनाने में भी करती है वर्षा, बिल्कुल सही है। बताइए जरा, अब 119 का जवाब दीजिएगा आप लोग, 119 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजुआ रोग है। नंबर 2 प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा है त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। इन तीनों में से कौन सा आंसर आपका सही है? सोच समझ करके करोगे, आसानी से निकाल लोगे। ये अपन कर चुके हैं, इसमें कर चुके हैं। इसमें डॉली केवल 2, ठीक है, डॉली का आंसर है केवल 2। पवन 1 और 3, देवदत्त 2, रंजीत केवल 3, मानसिंह केवल 3। चलिए जरा बता रहा हूं मैं इसका आंसर। इसका आंसर देखो, थोड़ा सा सोचेंगे तो आसानी से अपन निकाल लेंगे इसका आंसर। यहाँ से देखें, इसमें लिखा हुआ है डेंगू, ये बात सही है, डेंगू मच्छरों द्वारा होता है, लेकिन ये प्रोटोजुआ का नहीं है। डेंगू किससे होता है आपका? डेंगू होता है आपका वायरस के द्वारा। तो यह वायरस लिख देता तो ये कथन आपका कैसा हो जाता? सही हो जाता। अब जहाँ जहाँ एक एक लिखा है वो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक लिखा है तो यानी ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर एक लिखा है, ये गलत हो गया, तो यानी ए और डी आंसर तो होंगे ही नहीं आपके यहाँ से, क्योंकि ये पहला ही आंसर आपका गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रोटोजुआ द्वारा नहीं होता, बल्कि डेंगू किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। मैंने कई बार बोला है आप लोगों से, करा चुका हूं मैं इस चीज़ को। तो डेंगू वायरस के द्वारा होता है, तो ए और डी आपकी गलत। अब आ जाते हैं अपन किस पर? 2 पे और 3 पे। या तो केवल 3 होगा या केवल 2 होगा। अब इन दोनों में देखें, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो डेंगू है उसमें नेत्र गुहा में पीड़ा होती है। जैसे ही आपको डेंगू होगा आंखों में दर्द होना चालू हो जाएगा, ये मेन लक्षण है। तो इसलिए आपका ये क्या होगा? ये क्या कह रहा है? नहीं है, तो यानी आपका ये भी कैंसिल हो गया। तो यानी आपका क्या है? 2 गया, तो ये सी गया। अब कौन सा बचा? केवल 3। यहाँ क्या होता है? त्वचा, जो आपकी स्किन है उसमें से नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। तो कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि उसमें नाक में से ब्लड बाहर आना चालू हो जाता है, ये डेंगू का लक्षण होता है कुछ केसेस में। तो आंसर कौन सा होगा? 3 सही है। तो आंसर यहाँ क्या है? केवल 3। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा आपका बी। तो 119 का आंसर कौन सा होगा? बी होगा, केवल 3, यानी बी आंसर। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। ओके, इस तरीके से नाक में से ब्लड आ रहा है आपका, इसे नक्सीर भी कहते हैं अपन, जो अलग केसेस में होता है नक्सीर में आपका। और यदि आपको इन्फेक्शन हो गया है, बुखार चढ़ रहा है, आपको हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, और इसी बीच में आपकी में से मुंह यदि इस तरीके से नाक से यदि ब्लड आने लगा, तो ये मान लीजिएगा हर हालत में आपको डेंगू है, और बहुत खतरनाक स्टेज पर डेंगू पहुंच चुका है ये आपका। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि ये डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या होती है वो अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है अपन पढ़ चुके हैं। पहला, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अगला है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, डीएनए की संरचना में परिवर्तन, आरएनए की संरचना में परिवर्तन। बताइए जरा, गुणसूत्रों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन है या क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन है, या डीएनए की संरचना में परिवर्तन है या आरएनए की संरचना में परिवर्तन है? जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी आपका। जवाब दें जरा जल्दी से जल्दी इसका।
गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। ओके, आंसर कौन सा होगा इसमें? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। पहला ये आंसर है आपका। ये डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है और इस बीमारी में क्या होता है आपका? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है, आपका संख्या कम हो जाती है, 21वें नंबर की जोड़ी में थोड़ा सा चेंज होता है, इस वजह से बीमारी होती है। इसमें जो बच्चा होता है आपका बड़ा तहजीबदार हो जाता है। बच्चा तहजीबदार का मतलब होता है आप करके बोलेगा, सम्मानपूर्वक बोलेगा, गायन का बड़ा शौकीन होता है, गाना गाने का बड़ा शौकीन होता है और 13-14 साल तक केवल जिंदा रहता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा। डाउन सिंड्रोम जो एक आनुवांशिक बीमारी है वो होती है आपकी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण ये बीमारी नहीं होती है। चलिए अगला देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। अभी सॉल्व किया है अपन ने। ये मानव में गुणसूत्र संख्या जो 21 है उसके कारण से कौन सी बीमारी होती है? गुणसूत्र नंबर 21 के कारण से, ठीक है ना? तो हीमोफीलिया है या क्लाइनफिल्टर है या डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है? तालिब ने जवाब दे दिया है जी आपका, तालिब का जवाब आ गया है। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 के कारण से कौन सी बीमारी होती है? बताएं जरा आप लोग। ये 121 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल सही है ये डाउन सिंड्रोम। अभी अपन ने जो देखा था ये डाउन सिंड्रोम के कारण ही ये बीमारी होती है आपकी। ये आपकी डाउन सिंड्रोम के कारण ही होती है ये बीमारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग है जो सही सुमेलित है? डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ, ठीक है ना? ये ग्रुप देख रहे हैं अपन। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा सही है? तो डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ ये लिंग संलग्न बीमारी है। दूसरा है एड्स, सिफिलिस और सुजाक, ये जीवाणुजन्य बीमारियां हैं आपकी। तीसरा है वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र यानी सिकल सेल एनीमिया, आनुवांशिक बीमारियां हैं आपकी। और चौथा है पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोध यानी जापानी इंसेफेलाइटिस और विषाणुजन्य बीमारियां हैं आपकी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो बिल्कुल सही है? जरा जल्दी से जल्दी जवाब दें आप लोग। वर्षा का जवाब है सी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र आनुवांशिक बीमारी। और बताइएगा आप लोग, और जवाब दीजिएगा। सबका जवाब सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निमोनिया ये वायरस के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। और जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है ये आपका, ये कह रहा है आनुवांशिक वाला यानी क्रोमोसोम डिसीज, तो ये तो है ही नहीं आपका, खत्म। सॉरी, ये एड्स वायरस के द्वारा होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सुजाक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये दोनों की दोनों आपकी यौन डिसीज है, यौन बीमारी आपकी, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। और जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है बैक्टीरिया, तो ये दोनों तो बैक्टीरिया सही है लेकिन ये वायरस है, तो इसलिए ये ग्रुप भी आपका कैसा होगा, कैंसिल। और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी को अपन डाल्टनिज्म रोग के नाम से भी जानते हैं। डाल्टनिज्म क्यों? क्योंकि ये डाल्टन नाम के वैज्ञानिक को भी थी ये बीमारी। इसमें लाल हरे रंग में अपन अंतर नहीं कर पाते। हीमोफीलिया पढ़ी चुके हैं, और सिकल सेल एनीमिया जो नीग्रो में पाई जाती है आपकी, है ना, तो ये आनुवंशिक बीमारी, तो आंसर ये आपका सही है। या पोलियो वायरस वाली है, जापानी इंसेफेलाइटिस आपकी, ये जापानी इंसेफेलाइटिस है ना, और यहाँ ये प्लेग आ गया, प्लेग, तो प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये आंसर आपका गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? सी आंसर हो जाएगा। मानसिक आंसर इसमें सी होगा, ये वाला सी, ठीक है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। ओके, जॉन डाल्टन को था ये, हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? स्त्रियां वाहक होती हैं और पुरुष प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष हैं वो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्यों? नंबर 1, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरती हैं।
दूसरा है वे अधिक देर घर से बाहर रहती हैं, इसलिए वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती हैं। तीसरा है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। चौथा, इनमें साधारणतः कम चर्बी पाई जाती है। साधारणतः कैसी चर्बी है? कम चर्बी पाई जाती है। तो बताएं जरा कि स्त्रियों की तुलना में जो अधिक पुरुष हैं वो वर्णांतकता के शिकार ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है? वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरती हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। ये प्रश्न में मैं सॉल्व करा चुका हूँ आप लोगों को, ये ध्यान रखना जरा। यहाँ स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतकता की जगह हीमोफीलिया भी यदि वो कहता है तो अभी आपका आंसर यही होगा। हीमोफीलिया में भी आपका एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है इसको जीन, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस में भी एक्स पे ही पाया जाता है। और अपन जानते हैं डबल एक्स जो होती हैं वो महिलाओं का क्रोमोसोम है, वो एक्स और वाई जो होती हैं वो पुरुषों का है। मान के चलो एक पर है आपका और यहाँ पर एक पे नहीं है तो ये कैरियर का काम करेगा, लेकिन यहाँ एक पे भी आ गया ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा वाहक हो जाएगा। यहाँ जब डबल पे आएगा तब वाहक होंगे, तो ये संभावना बहुत कम होती है, और ये संभावना कैसी है? अधिकांशतः बन जाती है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी। तो ये ध्यान रखना, एक ही ओटी से आपका एक प्रश्न सॉल्व हो रहा है। वर्णांतकता की जगह पर यदि वो हीमोफीलिया लिखता है, हीमोफीलिया है ये लिखता है, और तब भी आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर आपका होगा। ओके, चलिए अगला देख रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये वर्णांतकता तो आप जानते ही इस तरीके से होता है। आप लोगों में से देखो जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। यदि आप इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं फिर तो ठीक है, यदि नहीं देख पा रहे हैं तो एमपी पुलिस में, सेना में और ख़ास तौर से रेलवे में आपको नौकरी नहीं मिलेगी यदि इसमें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। और पढ़ रहे हैं तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। इस वाले का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले का उदाहरण नहीं है, ये वाला उदाहरण में है आपका कलर ब्लाइंडनेस का। हाँ सुनील मौर्य, पेड क्लास हमारी चल रही है। पेड क्लास शाम को साइंस की रहती है 7 बजे से 8 बजे तक मैं साइंस करवा रहा हूँ, जो स्टार्ट हुआ है अभी आपका। और सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं एमपीजी के पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपका स्टार्टिंग है। पर्यटन चल रहे हैं आपके, वो पेड क्लासेस है। हमारा जो ऐप है उसका नाम है डिजिटल सिप क्लासेस। यदि आपको पेड क्लास लेनी है तो अभी आप 1 घंटे बाद फ़ोन कर लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9329, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपका 93 29 81 61 60। तो इस पर आप मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा 93 29 81 60। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दूंगा, पेड क्लास के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? यानी एक बीमारी ऐसी है जो आपस में युग्म सुमेलित नहीं है। बताइएगा जरा। थायमीन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए, वर्णांतकता और विटामिन के रक्त का जमना, कौन सा ग्रुप है जो गड़बड़ है आपका, सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? बताइए जरा, कौन सा युग्म है जो सही सुमेल नहीं है? बताएं जरा आप लोग, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? थायमीन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए, वर्णांतकता, विटामिन के रक्त का जमना। आंसर सी सही है, विटामिन ए, वर्णांतकता। क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांतकता ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता, बल्कि ये होता है आपका स्पेशली किसकी वजह से होता है? आपका वर्णांतकता आनुवांशिक बीमारी है, एक्स जीन की वजह से। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? सी है। ये थायमीन क्या होता है? ये विटामिन बी का ग्रुप है आपका, थायमीन विटामिन बी का ग्रुप है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है आपका, और विटामिन के रक्त का जमना। ये एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग मसूड़ों में होता है आपका, खट्टे फलों में पाया जाता है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड आपका। और इस समय पर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है एस्कॉर्बिक अम्ल आपका। विटामिन सी की मात्रा को आप अपने खान पान में डेली लें, क्योंकि विटामिन बी और सी ये दोनों की दोनों विटामिन ऐसे होती हैं जो पानी में घुलनशील हैं, यानी इनकी प्रतिदिन आपको लेना आवश्यक है। विटामिन ए, डी, ई और के ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो आपकी वसा में घुलनशील हैं। इन्हें आप एक बार ले लें तो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगे, लेकिन विटामिन बी और जो सी हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते, तो ये समस्या रहती है आपकी। तो इनको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, जैसे आप क्लास जब आगे रहेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके WBC याद कर लेना आप लोग, BC, तो यहाँ विटामिन बी हो गया, ये सी हो गया। W का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर, वाटर यानी पानी, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है आपके। और इधर बच गए आपके A, D, E
और के, ये आपके हो जाएंगे वसा में घुलनशील। और ये प्रतिदिन आपको चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर यदि इनकी मात्रा ज़्यादा चली जाती है तो ये बाहर भी निकल जाता है, आपका पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है आपकी, रतौंधी। ये बात सही है, वर्णांधता नहीं होता लेकिन रतौंधी हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विटामिन ए वर्णांधता। ये आपका विटामिन बी में जो बेरी रोग है, उस बेरी रोग में इस तरीके से त्वचा पे से ये निकलना चालू हो जाता है खाले। आपकी जो ऊपर की त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसमें से इस तरीके से ये पपड़ी टाइप की बननी चालू हो जाती है और बाहर निकलती है, तो इसको अपन कहते हैं बेरी रोग। तो थायमिन की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी आपकी बेरी बीमारी है ये। और ये आपकी एस्कॉर्बिक एसिड के कारण से होता है आपका ये वाली बीमारी, यानी मसूड़े जो होते हैं आपके, उन मसूड़ों में से खून आना चालू हो जाता है इस तरीके से। ये देखिएगा, मसूड़ों में से इस तरीके से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है आपका, तो ये विटामिन सी की कमी से। आप बता सकते हैं विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जवाब दीजिएगा आप लोग, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? रतौंधी रोग में क्या होता है आपका, जब विटामिन ए आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है तो फिर आपकी जो आंखें होती हैं, उन आंखें रात के समय पर स्पष्ट रूप से विजन नहीं बनता है आपका, यानी रात का जैसी वक्त आता है वैसे ही आपको दिखना कम हो जाता है आपका। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, बोल राधा बोल, थोड़ा ध्यान रखें, बोल राधा बोल ऋषि कपूर की फिल्म है, उसमें कादर खान का एक कैरेक्टर है, तो रात के समय कादर खान को दिखाई नहीं देता, तो एक तरीके से रतौंधी रोग है। आंवला में, ये ध्यान रखें जरा, सबसे ज़्यादा जो विटामिन है वो किस में पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में मिलेगा। आंवला के अलावा सेकंड नंबर यदि देखते हैं तो अमरूद है आपका। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलेगा और सेकंड नंबर पर आपको विटामिन सी किस में मिलेगा? अब अमरूद में मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं अपन। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलीसीमिया एक बीमारी है, उसमें किसका संश्लेषण नहीं हो पाता? थैलीसीमिया बीमारी में बताइएगा जरा, थैलीसीमिया बीमारी में किसका संश्लेषण नहीं होता? विटामिन डी का नहीं होता, हार्मोन का नहीं होता, हीमोग्लोबिन का नहीं होता, या प्रोटीन का नहीं होता है थैलीसीमिया बीमारी में। हाँ, रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है उसमें, सुनिए, रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, उसी के कारण से होता है जी आपका। उसकी विजुअलाइजेशन अलग अलग चीज़ होती है, कभी अपन जब साइंस पूरा पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैलीसीमिया रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। बताएं, विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन? विटामिन डी, कुलदीप विटामिन डी, अनुराग हार्मोन। थैलीसीमिया रोग में ये नहीं है। मानसिंह प्रोटीन। और बताएं जरा आप लोग, थैलीसीमिया रोग में किसका संश्लेषण नहीं होता? थैलीसीमिया रोग में किसका संश्लेषण नहीं होता? देवदत्त विटामिन डी। थैलीसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है, तो आंसर आपका कौन सा होगा? सी आंसर होगा। एकता का जवाब सही है इसमें। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर में किसका संश्लेषण क्षमता नहीं होती है? तो वो है आपकी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में नहीं होता है। आंसर आपका हार्मोन नहीं है तालिब, हार्मोन नहीं है, आंसर कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। 125 का आंसर हीमोग्लोबिन है आपका। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, इस तरीके से है। ये होती है आपकी आरबीसी ब्लड में, तो इसमें से आरबीसी का जो आकार होता है वो इस तरीके का हो जाता है आपका, और जब इस तरीके का आकार हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ये थैलीसीमिया बीमारी है। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे क्या प्रभावित होता है? अभी अभी अपन ने किया है, थोड़ा सा भी आप करेंगे तो आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे प्रभावित होता है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी, इसमें क्या प्रभावित होता है? रक्त, फेफड़े, हृदय या गुर्दे? अभी अभी किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे आप लोग। बताइएगा जरा जल्दी से। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे प्रभावित होता है, रक्त होता है या फेफड़े होते हैं या हृदय होता है या गुर्दे होते हैं? बताएं जरा जल्दी से। तो इसमें प्रभावित जो होगा आपका वो होगा रक्त। हीमोग्लोबिन हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? रक्त में होता है आपका, आरबीसी में पाया जाता है, तो प्रभावित क्या होगा? ब्लड प्रभावित होगा आपका। आंसर क्या होगा इसमें? रक्त। अभी दिखाया भी था मैंने आप लोगों को, ठीक है छवि, ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरा। ये गुर्दे माने किडनी होती है मालती, ये डी का आंसर गुर्दा नहीं है आपका, गुर्दा माने किडनी होता है, किडनी नहीं होती।
ये सुनील थैलीसेमिया के बारे में, ये आनुवंशिक बीमारी है थैलीसेमिया। इसमें क्या होता है, जीन आधारित होता है, इसमें जीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसके कारण से आपका हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है उसका आकार में परिवर्तन होता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है ना, उसी तरीके से इसका आकार परिवर्तित होता है, जिससे इसमें हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं हो पाता। ये है आपका सिकल सेल, ये इस तरीके का होता है, आपका रक्त प्रभावित होना चालू हो जाता है क्योंकि ये आरबीसी डिस्टर्ब होती है इसमें। तो अगला प्रश्न है आपका, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग। गठिया रोग को अपन क्या कहते हैं, ऑर्थराइटिस कहते हैं। किसके जमाव होने से होता है आपका, यानी शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग है वो किसके जमाव से होता है, यूरिया से, यूरिक एसिड से, एल्बुमिन से या कोलेस्ट्रॉल से, बताइएगा जरा। आज के लिए ये लास्ट प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या जमता है, तो ये यूरिया जमता है या यूरिक एसिड जमता है या एल्बुमिन है या कोलेस्ट्रॉल है, बताएं। यूरिक एसिड, निर्मला आंसर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अजय यूरिया, सुनील यूरिक एसिड, सोहेल ध्यान रखना, शरीर में जोड़ों में जो गठिया रोग है जिसे अपन ऑर्थराइटिस के नाम से जानती हैं, ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण से होता है। ये किसकी जमाव के कारण से, यूरिक एसिड, यूरिया के जमाव से नहीं होता। एल्बुमिन ये प्रोटीन है आपकी, प्रोटीन, इसके जमाव से भी नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल, इसकी वजह से हृदय में दिक्कत होती है, हार्ट ब्लॉक होता है आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण से। और यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा, यूरिया है। मनुष्य के शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण लिवर में होता है और इसे अलग करने का काम किडनी करती है। यूरिक एसिड जो होता है आपका, ये पक्षियों का उत्सर्जन है। मनुष्य का उत्सर्जन क्या है, यूरिया है। पक्षियों का क्या है, यूरिक एसिड है, जो सेमी सॉलिड अवस्था में, अर्ध ठोस अवस्था में त्यागा जाता है आपका। और यही आपकी बॉडी के अंदर जब बनना चालू जमता है, जॉइंटों में जाके जमता है, तब आपको गठिया रोग हो जाता है जिसमें भयानक दर्द होता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। ये देख सकते हैं अपन इस तरीके से, जो जॉइंट रहती हैं, ये आपकी जॉइंट है घुटनों में, यहाँ दर्द चालू हो जाता है आपका, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि केवल घुटनों में, ये उंगलियों के जॉइंट जो होते हैं आपके, यहाँ जो जॉइंट रहती हैं, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट है हड्डियों के, उन सब जगह पर धीरे धीरे ये इकट्ठा होता है और जिससे भयानक दर्द होता है। ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये है आपका। इस तरीके से आपका यूरिक एसिड, ठीक है ना। हाँ ये बिल्कुल सही है सुनील। यह अनाक्षी श्वसन जो होता है आपका, अनाक्षी श्वसन, दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है आपका अनाक्षी श्वसन। जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो मांसपेशियां होती हैं आपकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें यूरिक एसिड नहीं है, उसमें लैक्टिक एसिड है। तो जो मांसपेशियां होती हैं, अनाक्षी श्वसन जब होता है तो उसमें मांसपेशियों का वर्कआउट अपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं लगातार। तो इस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो थोड़ी देर बाद में आपको दर्द महसूस होने लगेगा। तो यहाँ लैक्टिक एसिड का जमाव हो रहा है, यहाँ क्या जमाव हो रहा है आपका, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण से दर्द होता है। थोड़ी देर में जब आप इसको छोड़ देंगे तो हल्की धीरे धीरे आपका लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा और फिर आपका दर्द बंद हो जाएगा। यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, गठिया रोग की बात कर रहे हैं, जिस बीमारी को अपन ऑर्थराइटिस कहते हैं। इस बीमारी में आपका यूरिक एसिड जमाव होता है, न कि आपका लैक्टिक एसिड। ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है वो अनाक्षी श्वसन होता है, वो अलग चीज़ है आपकी। और ये जो बात कर रहे हैं ये अलग चीज़ है आपकी, ठीक है ना। और ये है आपका मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोग खतरनाक ड्रॉपसी का कारण बन जाते हैं। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। गुड इवनिंग शिवम। और ये मिलावटी वाला मैं पहले करा चुका हूँ। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोग खतरनाक ड्रॉपसी का कारण कौन सा है, आर्जिमोन तेल मिलावट है या सरसों के तेल की मिलावट है या धान की भूसी की तेल की मिलावट है या उजला रंग करने वाली मिलावट है। ये मैं करा चुका हूँ आपको पहले। हाँ, लैक्टिक एसिड के कारण से मांसपेशियां दर्द करती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। जरा इसका जवाब दीजिएगा। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोग खतरनाक ड्रॉपसी का कारण बन जाते हैं। ये मैं करा चुका हूँ आपको पहले ये क्वेश्चन। इसमें क्या मिलाती हैं, सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है जिसके कारण से एक बीमारी हो जाती है, ड्रॉपसी।
ये जो क्लास चलती है मीनू, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी क्लास की जानकारी दे देता हूँ, अभी दे रहा हूँ, है ना। ये आपका आंसर होगा इसमें आर्जिमोन तेल। वो आर्जिमोन तेल को कहा जाता है सत्यानाशी। ये इस तरीके का होता है, हिंदी में इसे सत्यानाशी कहा जाता है। इसके बीजों को मिलाया जाता है, इनके बीजों को अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, सत्यानाशी के तेल को मिला करके ये किया जाता है। आज के लिए इतना ही है अपना। अब बाद बाकी की अपनी जो आगे की ऑब्जेक्टिव है, थोड़ी सी और बचे हैं आपके ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव को अपन सॉल्व करेंगे कल 9 बजे से 10 बजे। अपनी जो क्लासेस है यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को 9 बजे से 10 बजे तक, जो आपकी फ्री क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये 10 बजे से मेरी MPGK की क्लास चल रही है, ये मेरी पेड क्लास है। शाम को मेरी 7 बजे से 8 बजे एक क्लास चलती है जिसमें मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल में। तो ये क्लास भी मेरी आपकी पेड क्लास है और इनमें मैं इफेक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ, जिस वजह से चित्रों के माध्यम से मैं आप लोगों को इनको याद रखवा सकूँ। क्योंकि होता क्या है कि अपन देखते हैं तो देख करके तो हो जाता है, मतलब सुनते हैं तो उससे काफ़ी हद तक याद रहता है, लेकिन देखने के बावजूद और ज़्यादा याद रहता है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखें, जिस वजह से आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।